सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था एम्पेरिकल फॉर्मूला के बारे में। तो विद द हेल्प ऑफ गिवन परसेंटेज कॉम्पोजिशन हम एम्पेरिकल फॉर्मूला को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी टॉपिक डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, उसके साथ साथ कंसंट्रेशन टर्म्स जो हमने बात कर ली थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मोलैरिटी है उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि लास्ट ईयर नीट वगैरह जेई एंट्रेंस एग्जाम्स में भी पूछे जा चुके हैं, उन पे डिस्कस करेंगे और कैसे उस मोलैरिटी कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में। तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? एक तरह से ये जैसे हम एटॉमिक मास होता है, ठीक है, उसको हम उसके n फैक्टर से डिवाइड कर दें। एटॉमिक मास या फिर जो भी कंपाउंड का गिवन मोलर मास है, कोई भी मॉलिक्यूल है या एटम है, उसका जो भी एटॉमिक मास है या फिर मॉलिक्यूलर मास है, उसको n फैक्टर से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, सो ग्राम इक्विवेलेंट इज एटॉमिक या मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। ठीक है, अब बात आती है ये n फैक्टर क्या होता है। तो ये जो n फैक्टर है ये अपने जो सॉल्यूशन है या मॉलिक्यूल है उस पर डिपेंड करेगा कि n फैक्टर क्या होगा। अगर सपोज वो एसिडिक है तो उसके लिए डिफरेंट n फैक्टर होगा, बेसिक है तो n फैक्टर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, या फिर सॉल्ट है तो n फैक्टर कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। क्लियर है? तो इसके तीन क्राइटेरिया हो गए। अगर वो n फैक्टर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं n फैक्टर एसिड के लिए, ठीक है, n फैक्टर बेस के लिए और n फैक्टर सॉल्ट के लिए, तो इन केस ऑफ एसिड क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज्ड, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे वो उसकी क्या कहलाएंगे, n फैक्टर। ठीक है, तो n फैक्टर क्या होगा, जितने भी यहाँ पे H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे। क्लियर? हमें ये देखना कि H पॉजिटिव आयन्स उसके अंदर कितने रिलीज हो रहे हैं, ना कि ये देखना कितने उसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं। सिर्फ ये देखना है जो H पॉजिटिव आयन रिलीज होंगे। और H पॉजिटिव आयन रिलीज कौन से होंगे, जो वहाँ पे बॉन्डेड होंगे, जैसे फ्लोरीन से, ठीक है, ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा। तो इस टाइप के जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे वो वहाँ पे इजीली क्या हो सकते हैं, रिलीज होके H पॉजिटिव देंगे। तो इट मीन्स हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उसका कि वहाँ पे जो हाइड्रोजन है कैसे बॉन्डेड है, और तब हम उसके लिए H पॉजिटिव बता सकते हैं वो रिलीज होगा या नहीं होगा। तो जब हम इसके थर्ड फोर्थ चैप्टर पढ़ लेंगे अच्छी तरह से तो वहाँ से हमें क्लियरली मेंशन हो, यहाँ पे सबके लिए हम ईजिली वहाँ उसका डायग्राम बना सकते हैं, स्ट्रक्चर की हेल्प से उसका n फैक्टर जो होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। फिलहाल आपको अभी डायग्राम दिया हुआ सपोज मिले, उसके अंदर स्ट्रक्चर उसका दिया मिले, तो उसमें से n फैक्टर ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली बेस के केस में क्या देखेंगे, नंबर ऑफ OH नेगेटिव रिलीज, कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है। और सॉल्ट्स के केस में क्या देखना है कि उसका जो टोटल चार्ज ऑन कैटायन या फिर एनायन के ऊपर, टोटल चार्ज देखना है कैटायन पे या फिर एनायन पे, तो वो उसका n फैक्टर होगा। अब तीनों के बारे में एक एक एग्जांपल लेते हैं, फिर उससे क्लियर समझ में आएगा। जैसे HCl की बात करूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये जब वाटर में एक्वस मोड में जाता है तो ये H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव की फॉर्म में जाता है। तो इसने कितने H पॉजिटिव रिलीज किए, एक, तो इसका n फैक्टर कितना, 1। क्लियर? सेकेंड देखते हैं H2SO4। H2SO4 जब एक्वस में जाएगा तो 2H पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, ठीक है, तो इसमें कितने H पॉजिटिव आयन दिए, 2, तो n फैक्टर 2। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे ऑक्साइड के लिए, हाइड्रोक्साइड के लिए लेते हैं हम NaOH, तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ से कितने OH नेगेटिव आयन रिलीज हुए, 1, तो n फैक्टर 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, बैलेंस कर ले 2OH नेगेटिव, तो n फैक्टर इसका
2, 2 हाइड्रोक्साइड आयन है। तो इस तरह से एन फैक्टर निकालते हैं। सॉल्ट के केस में ले लो AlCl3, इसको डिसोसिएट करोगे तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन चाहे कैटायन देख लो दैट इज 3, या फिर टोटल चार्ज ऑन एनायन देख लो 3 × -1 दैट इज ऑल्सो 3। हमें ओनली मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस को छोड़ दो, ठीक है। तो एन फैक्टर इसका भी कितना 3। तो इस तरह से एन फैक्टर को काउंट करेंगे। क्लियर हुआ। तो एन फैक्टर को निकाल लोगे, उसके बाद एटॉमिक और मोलर मास हमें यहाँ पे इजीली मेंशन होगा, तो हम उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मुझे कैलकुलेट करना है किसके लिए, H2SO4 का, ठीक है। तो H2SO4 का मुझे पता है मोलर मास कितना होता है 98, कैलकुलेट कर लो। हाइड्रोजन को 1 × 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 × 4 64, टोटल 98। एन फैक्टर कितना, H2SO4 के लिए जस्ट अभी हमने बात करी थी 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव रिलीज करेगा, तो एन फैक्टर कितना 2, तो 98 को 2 से डिवाइड करो तो 49 ग्राम इसका क्या है ये इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट इस तरह से हम निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। क्लियर हुआ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निकालना हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास 74, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, और एन फैक्टर 2, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 74 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 37। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। ट्राई करना हो तो ऑक्सैलिक एसिड के लिए आप ट्राई कर सकते हो। ऑक्सैलिक एसिड के लिए इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, क्लियर है। तो ऑक्सैलिक एसिड का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, क्या होगा COOH। तो इसके अंदर कितने आयनाइजेबल H पॉजिटिव आयन्स होंगे वो देखना है, और उसका एन फैक्टर जो होगा क्या जाएगा, यहाँ से 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, तो एन फैक्टर इसके लिए 2, और मोलर मास इसका निकाल लोगे तो यहाँ से ऑक्सैलिक एसिड का क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो कंसंट्रेशन के बारे में बात करें, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, तो इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगी क्या, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, जो भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना सॉल्यूट डिजोल्व है। अब ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है सॉल्यूशन के अंदर, इसको हम कंसंट्रेशन कह रहे हैं। तो इस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के वेज होते थे, ठीक है। एक मास बाय मास परसेंटेज पढ़ा था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इट मीन्स अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही ग्राम में ले रहा हूँ तो उसको मैं M/M या फिर कई बुक्स में W/W परसेंटेज भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसको W/W भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर। तो मास ऑफ सॉल्यूट भी ग्राम में होगा और मास ऑफ सॉल्यूशन भी ग्राम में होगा। तो मीन्स अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल समझने के लिए ये कह सकता हूँ कि सपोज यहाँ पे ये कहते हैं कि 10% W/W सॉल्यूशन है, तो इसका क्या मतलब समझोगे, मेन प्रॉब्लम ये आती है यहाँ पे। तो इसको समझेंगे कैसे कि 10% वेट बाय वेट मतलब 10% यानी 10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है किसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो ये मतलब होगा दोनों ही क्वांटिटी ग्राम में, ठीक है। ये बात हो गई वेट बाय वेट की। दूसरी हमने बात करी वेट बाय वॉल्यूम की। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का अगर सपोज यहाँ पे 10% वेट बाय वॉल्यूम है तो इसका मतलब है 10 ग्राम सॉल्यूट डिजोल्व है किसमें 100 ml सॉल्यूशन में। क्लियर। वही थर्ड बात करते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की, और वही 10% अगर मेंशन करें तो 10% अगर मेंशन है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो इट मीन्स 10 ml सॉल्यूट डिजोल्व है किसमें 100 ml सॉल्यूशन में। तो इसका मतलब समझ में आया। सपोज यहाँ 20 होता तो इट मीन्स 20 ml सॉल्यूट डिजोल्व है 100 ml सॉल्यूशन में। तो ये होती है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे कुछ टर्म्स की जो कंसंट्रेशन के अंदर पढ़ी जाती है, जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, ठीक है, और साथ ही साथ मोल फ्रैक्शन ppm हो गया। ये छोटी मोटी टर्म्स भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं मोलैरिटी की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मोलैरिटी के बारे में पढ़ने से लिए ईजिली नंबर ऑफ मोल्स के जो हमने फॉर्मूले वहाँ पे रिवाइज
जो पढ़े थे, ड्राइव किए थे, उसको हमें एक बार रिवाइज कर लेना है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या थे। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एक था गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, और गिवन वॉल्यूम एट एसटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। ये हमारे नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूले थे। क्लियर है। अब हम बात करते हैं टॉपिक मोलैरिटी की। तो मोलैरिटी टॉपिक बेसिकली क्या होता है कि सपोज मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 2 मोलर सॉल्यूशन है, ठीक है, 2 मोलर सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी, ठीक है। एक आगे टर्म आएगी मोलैलिटी, ठीक है, इसको कैपिटल एम से, ये स्मॉल एम से डिनोट करी जाएगी। दोनों चीज में डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंस किसका है, ओनली यहाँ पे आर है, यहाँ पे एल है, मोलैलिटी। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे मोलैरिटी को हम डिनोट करेंगे कैपिटल एम से। ओके, मोलैरिटी को डिफाइन कैसे करोगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml या फिर किसका 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसको हम कह देंगे मोलैरिटी। क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसको हम कह देंगे मोलैरिटी। जैसे मैं ये कहूं कि 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किसका है, वाटर का, तो 2 मोलर शुगर सॉल्यूशन, कैपिटल एम किसको, मोलैरिटी को डिपेंड करेगा। इसका क्या मतलब होगा, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, दैट इज 2 मोल्स ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 1 लीटर वाटर सॉल्यूशन, ये शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो 2 मोल्स प्रेजेंट है इसके अंदर। क्लियर हुआ। अब मोलैरिटी की यूनिट की बात कर लें। तो यूनिट की बात करोगे तो देखो मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, लीटर में। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज मोल्स को किस में रिप्रेजेंट करते हो, मोल, ठीक है, MOL। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हो लीटर में, तो यहां से मोलैरिटी की यूनिट आ गई मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ये आ गई मोलैरिटी के लिए यूनिट। क्लियर हो गया। तो यूनिट की बात कर ली। अब कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं, मोलैरिटी को कैलकुलेट कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 40 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन। 2 लीटर सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaOH डिजोल्व है, तो उसकी मोलैरिटी बताओ, ठीक है। अब मोलैरिटी के लिए एक फॉर्मूला है चाहिए, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको मैं N सब्सक्रिप्ट S के साथ डिनोट करूंगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V के साथ, और यहाँ पे लीटर में। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो पहले, क्या है, NaOH। NaOH क्या होगा, इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास 40, मोलर मास ऑल्सो 40, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1। ओके। अब मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, 2, ठीक है। तो मोलैरिटी आ गई 1/2, दैट इज 0.5 मोलर। क्लियर। इसको चाहे यहाँ पे मैथमेटिकली से भी समझ सकते हो क्या,
कि 40 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स आ गए कितने 1। डेफिनेशन क्या थी कि नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 1 मोल प्रेजेंट है 2 लीटर सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने प्रेजेंट होंगे 0.5 मोल्स। तो उस चीज़ से भी समझ सकते हैं और फॉर्मूले वाइज भी क्लियर हुआ। तो इस तरह से मोलारिटी को कैलकुलेट करेंगे। अब मोलारिटी के ऊपर ही कुछ पहले न्यूमेरिकल समझते हैं, फिर इसके मोलारिटी में डिफरेंट ऑन डाइल्यूशन, ऑन डिफरेंट मिक्सचर, क्या क्या यहाँ पे कैलकुलेशन आएगी जो नीट एंड जेई एग्जाम में भी पूछा जाते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोल्विंग 4 ग्राम इन 250 ml सॉल्यूशन। 4 ग्राम डिजोल्व किया 250 ml सॉल्यूशन में, तो पहले क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, गिवन मास 4 ग्राम और इसका NaOH को मोलर मास 40, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया 0.1। क्लियर है। अब देखो वॉल्यूम कितना है 250 ml गिवन है और हमें इसमें चाहिए लीटर में, वॉल्यूम चाहिए लीटर में, तो 250 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे डिवाइडेड बाई 1000, तो 0.1 मोल्स आ गए थे, 250 डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ से आ गया 0.4 मोलर। क्लियर हुआ। तो ये क्या आ गया 0.4 मोलर। नेक्स्ट है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4.9 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 500 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। अब सेंटीमीटर क्यूब को अगर पता होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, जब हमने वहाँ पे मेजरमेंट्स देखे थे यूनिट में, तो यूनिट कन्वर्जन में मेजरमेंट्स में वहाँ पे क्या था कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml, तो इट मीन्स 500 ml सॉल्यूशन गिवन है 4.9 ग्राम H2SO4। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, गिवन मास 4.9, मोलर मास 98 अपॉन में इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500, बट इन लीटर में तो डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ से इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 0.1 मोलर। क्लियर हुआ। मोलारिटी ऐसे कैलकुलेट करेंगे। कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं इसके कि फाइंड मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। अब इसमें मोलारिटी मेंशन है, ठीक है, सॉल्यूशन का मास भी मेंशन है, वॉल्यूम मेंशन है और मास पूछा हुआ है किसका, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट का मास मेजर करना है, मोलारिटी गिवन है, तो सिंपल सी बात देखो, 3 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 3 मोल्स प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। 3 मोलर सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा कि 3 मोल प्रेजेंट हैं किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में, और यहाँ पर सॉल्यूशन कितना गिवन है 100 ml। तो जब 1 लीटर में 3 मोल प्रेजेंट है तो इट मीन्स 100 ml में कितने होंगे 0.3 मोल्स। क्लियर है यूनिटरी मेथड से। भाई क्या कह रहा हूँ कि 3 मोल प्रेजेंट है किसमें 1 लीटर यानी 1000 ml में, तो 1 ml में कितने प्रेजेंट होंगे 3/1000 और 100 ml में कितने प्रेजेंट होंगे 3/1000 इंटू में 100। सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो गया, दैट इज 0.3 मोल्स। ठीक है, तो 0.3 मोल्स यानी नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता लग गई। ठीक है, अब जब नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ पे मेंशन हो गए तो इसमें से इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो इसका मास सॉल्यूट का। भाई नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलर मास इसका हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले से, फॉर्मूला मास से। क्लियर, तो यहाँ से वेट ऑफ दी सॉल्यूट हमें पता लग जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.3, गिवन मास हमें निकालना है, मोलर मास 106, तो गिवन मास इक्वल टू 106 इंटू 0.3 दैट इज 31.8 ग्राम। अब भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। तो देखो मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सॉल्यूट के। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से यहाँ से गिवन मास अपॉन में मोलर मास। क्लियर, अब देखो गिवन मास मोलर मास ये तो हमें यहाँ पे मेंशन ही है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए जो मैं ये कह रहा था कि 1000 ml में कितने या 100 ml में कितने, तो उसके लिए क्या करोगे, मोलारिटी 3 मोलर। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हमें पता नहीं है, वॉल्यूम तो पता है कितना 100 ml गिवन है और हमें चाहिए लीटर में, तो 100/1000। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो n की वैल्यू आ गई 0.3 और वैसे भी 0.3 आई थी।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन टर्म यूज कर लिया है यहाँ पे कि स्ट्रेंथ गिवन है कि मोलैलिटी ऑफ 10% मास बाय मास एक्वस सॉल्यूशन, मास बाय मास दिया हुआ है 10%, इट मीन्स 10 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर, तो 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो मास ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें, तो यहाँ पे लीटर में, तो यहाँ से तो मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 100 ग्राम में, तो डेंसिटी से क्या निकालोगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी 1.1 और मास हमें गिवन है 100, वॉल्यूम निकालना है। सो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 100 बाई 1.1, ओ यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, रेक्टिफाइड, वॉल्यूम इक्वल टू 100 बाई 1.1। क्लियर, सो यहाँ से डेंसिटी के इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर, और ये डेंसिटी यहाँ से ये डिवाइड में, तो ये इसको डिवाइड करोगे तो ये लगभग ऑलमोस्ट 98 ml के आसपास आएगा, तो इसको भी सिंप्लीफाई करोगे ये 98 ml के आसपास। क्लियर, तो ये यहाँ से इसकी मोलैलिटी आ जाएगी, इसको अब रिड्यूस कर देंगे तो ये मोलैलिटी इसको सिंप्लीफाई करेंगे जो वैल्यू आएगी। तो कहने का क्या मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट हमें मेंशन था, अब यहाँ से मास बाय मास है, मतलब यहाँ पे मास आएगा उसका सॉल्यूशन का, और हमें चाहिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे डेंसिटी फैक्टर गिवन है, डेंसिटी है 1.1, तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास हमें गिवन है, डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, मास अपॉन में डेंसिटी, तो यहाँ से इसका वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम को क्या करोगे कैलकुलेट, जो यहाँ पे वॉल्यूम आया 98, इसको कन्वर्ट करोगे लीटर में तो डिवाइडेड बाई 1000, तो यहाँ से इसकी सिंप्लीफाई करोगे तो मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब देखो, अब क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से कि अगर मोलैलिटी हम डाइल्यूट करते हैं एक सॉल्यूशन को, तो उस केस में मोलैलिटी क्या होगी, डाइल्यूट करोगे तो मोलैलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसे। फॉर एग्जांपल एक बीकर है, क्लियर, एक बीकर है जिसमें सपोज इसकी मोलैलिटी क्या है M1, क्लियर, और इसमें वॉल्यूम सपोज मैंने कह दिया V1। अब हमें पता है कि मोलैलिटी क्या होती है M1 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैंने इसको ऑन डाइल्यूशन मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज किया, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो क्या यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पे फर्क पड़ रहा है, भाई हमने सिर्फ वॉल्यूम में इंक्रीज किया है, नंबर ऑफ मोल्स में थोड़ी कुछ यहाँ पे चेंज किया है। तो नेक्स्ट बीकर में सपोज यहाँ पे वॉल्यूम इसका इंक्रीज कर दिया हमने, अब ये वॉल्यूम इतना हो गया, तो जब ये वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो भाई मोलैलिटी पे तो फर्क पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे V1 था, सपोज V1 को हमने V2 कर दिया, तो इट मीन्स ये जब V2 यहाँ पे इंक्रीज हुआ तो मोलैलिटी भी इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये भी इंक्रीज होगी, बट नंबर ऑफ मोल्स जो है वो तो इसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, नंबर ऑफ मोल्स तो क्या है, रिमेन कांस्टेंट। क्लियर हुई मेरी बात, कि डाइल्यूट करने पे सिर्फ हमने वॉल्यूम इंक्रीज किया है, तो वॉल्यूम इंक्रीज करने से मोलैलिटी पे तो चेंज होगा, बट नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, रिमेन कांस्टेंट होंगे। तो इट मीन्स इसकी मोलैलिटी M1 से तो क्या हो जाएगी M2, यहाँ पे M1 थी, यहाँ पे M2, अब वॉल्यूम V1 में हमने वॉल्यूम ऐड कर दिया, सपोज जनरल सी बात समझ लो कि ये 100 ml था, ठीक है, 100 ml था और इसके अंदर क्या थे, 2 मोल थे, 2 मोल थे 100 ml में। क्लियर, अब यही 2 मोल तो इसके अंदर थे ही, हमने इसके अंदर मोल्स ऐड नहीं किए, और बट वॉल्यूम हमने 100 ml और ऐड कर दिया, तो अब इसका सॉल्यूशन को वॉल्यूम कितना हो गया 200 ml। नंबर ऑफ मोल्स कितने रहे, 2 ही रहे भाई, ठीक है, 2 मोल्स 100 ml में थे और 2 मोल्स 200 ml में, तो नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो देखो क्या होते हैं, मोलैलिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक है, और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, भाई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम।
तो यहाँ से क्लियरली देखो इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी, नंबर ऑफ मोल्स 2, वॉल्यूम 100। इसको सिंप्लीफाई कर लो। इस केस में नंबर ऑफ मोल्स तो 2 ही रहे, बट वॉल्यूम कितना हो गया, 100 तो था ही, 100 हमने ऐड कर दिया तो 200। तो ये आया 0.01 मोलर और ये आया 0.0 2/100 दैट इज 0.05 ml मोलर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये यहाँ से मोलैरिटी देखो दोनों की क्या आ गई, डिफरेंट, 2/100 2/200। तो इट मीन्स मोलैरिटी अगर इसकी m1 है तो इसकी m2, वॉल्यूम इसका 100 है, इसका 200। तो सिंपल सी बात है कि मैं ये कह रहा हूँ इसकी मोलैरिटी m1, वॉल्यूम v1। तो डाइल्यूशन जब ऐड करोगे यानी प्लस वॉल्यूम किया मैंने, तो इस केस में इसका वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा और साथ ही साथ मोलैरिटी भी इंक्रीज होगी। और नंबर ऑफ मोल्स अगर इसके अंदर n थे तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स n रहेंगे। क्लियर हो गया। तो अब देखो नंबर ऑफ मोल्स का यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो कि भाई मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको v1 मान लिया, इसको m1। यहाँ से m2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में v2। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दोनों में क्या है, सेम। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालो, m1 v1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट m2 v2। और दोनों किसके इक्वल है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। और दोनों ही किसके इक्वल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। तो मैं 1 और 2 को कंपेयर करूं, कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू m2 v2। बुक में ये आपको मेंशन रहेगी मोलैरिटी इक्वेशन, जहाँ पे m1 v1 इक्वल टू m2 v2। बट ये आती कैसे है, तो इसके लिए ये यहाँ पे डेरिवेशन रहा कि भाई यहाँ पे जब डाइल्यूट करोगे तो सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होगा, और वॉल्यूम में चेंज होगा तो मोलैरिटी चेंज होगी, बट नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो चेंज नहीं होंगे। अब जब नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होंगे तो दोनों में ही नंबर ऑफ मोल्स इक्वल, तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू निकालो m1 v1, यहाँ से m2 v2 और दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट किया तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ये कब अप्लाई करोगे, जब हमारे पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन का, सपोज सॉल्यूशन 1 का मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, m1 v1। और वहीं सॉल्यूशन 2 का सपोज वॉल्यूम दे दिया और मोलैरिटी यहाँ पे आस्क कर लिया आपने से, ठीक है। तो उस केस में ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये नीट में आया हुआ था कि 0.2 मोलर 100 ml HNO3 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद वाटर 100 ml, फाइंड न्यू मोलैरिटी। 100 ml हमने वाटर और ऐड कर दिया, कितने में, 100 ml HNO3 सॉल्यूशन में, और उसकी नई मोलैरिटी बताओ। भाई देखो यहाँ पे 0.2 मोलर m1 की वैल्यू, v1 100 ml, m2 हमें कैलकुलेट करना, v2 कितना 200 ml। तो सिंपल सी बात, m2 इक्वल टू 0.1 मोलर। क्लियर। अब बात आती है मिक्सचर में। अगर मिक्स करोगे मोलैरिटी तो उस केस में कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अगर मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर निकालना मीन्स जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। भाई नंबर ऑफ मोल्स क्या है, दोनों मिक्सचर के डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा, सपोज ये मेरे पास पहला मिक्सचर है A, ये मेरे पास दूसरा कंपाउंड है B, A कंपाउंड B कंपाउंड, और मैंने दोनों को ऐड कर दिया और तीसरे किसी कंटेनर में डाल दिया C, ठीक है। भाई इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स थे Na, इसमें नंबर ऑफ मोल्स Nb, इसका वॉल्यूम Va, इसका वॉल्यूम Vb। तो भाई इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन में वॉल्यूम ऑफ A। इसकी मोलैरिटी ऑफ B इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B अपॉन में वॉल्यूम ऑफ B। और जब दोनों को ऐड किया तो C का क्या होना चाहिए बताओ, नंबर ऑफ मोल्स तो ऑलवेज सिंपल सी बात है, जितने इसके अंदर होंगे, सपोज इसके अंदर 2 मोल थे, यहाँ पे 4 मोल थे, तो जब दोनों को ऐड कर दोगे तो उसके टोटल कितने हो जाएंगे, 6 मोल हो जाएंगे ना।
होने चाहिए या नहीं, बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 6 मोल हो जाएंगे। अब सपोज इसमें कह दो कि 100 ml जो भी सॉल्यूशन प्रेजेंट था, इसमें 200 ml सॉल्यूशन प्रेजेंट था, दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा ये 300 ml। ठीक है भाई, नंबर ऑफ मोल्स की बात होगी, दोनों को ऐड किया वो आ जाएगा, वॉल्यूम को ऐड किया तो वो आ जाएगा। अगर सपोज मोलैरिटी इसकी 0.1 मोलर है, इसकी 0.2 मोलर है, ठीक है, तो इस वाले की क्या मोलैरिटी इन दोनों को ऐड करके 0.3 मोलर हो जानी चाहिए, बताओ। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऐड किया, दोनों का एडिशन आ जाएगा, वॉल्यूम दोनों का ही एडिशन आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे ऐड करो तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम यहाँ पे जितना फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू थर्ड हो जाएगा भाई, दोनों को ऐड कर रहे एक बीकर में तो। बट मोलैरिटी केस में अगर इसकी 0.1 है, इसकी 0.2 है, तो क्या इन दोनों को ऐड करोगे थर्ड की मोलैरिटी आ जाएगी? ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर यही मोलैरिटी आ जाती तो फिर यहाँ पे मिक्सचर की हमें अलग से पढ़ने की जरूरत क्या होती, ये मोलैरिटी यहाँ पे नहीं आएगी। क्यों? देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हमें निकालने हैं, तो वो किसके इक्वल आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी के क्या इक्वल हो जाएगा भाई, यहाँ से देखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो मोलैरिटी देख लेते हैं, मोलैरिटी ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सी। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी इंटू में वॉल्यूम ऑफ सी। ठीक है, तो वो वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी इंटू में वॉल्यूम ऑफ सी। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए यहां से निकालोगे तो ए के मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ ए, बी के लिए नंबर ऑफ मोल्स मोलैरिटी ऑफ बी वॉल्यूम ऑफ बी। क्लियर? तो यहां से मोलैरिटी ऑफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए की मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ ए, बी की मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सी। अब वॉल्यूम ऑफ सी किसकी इक्वल है, ए प्लस बी के, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी। तो ये यहाँ पे फॉर्मूला होगा, जब मिक्सचर को ऐड करोगे तो मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करोगे। क्लियर है? ये नहीं है कि दोनों की मोलैरिटी को ऐड कर दिया और वो जो नई मोलैरिटी आई वो उसकी मोलैरिटी हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। हमें वहाँ पे मोलैरिटी के साथ में वॉल्यूम का मल्टीप्लाई, यहाँ पे सेकेंड की मोलैरिटी के साथ वॉल्यूम का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, तब आएगी नए वाले सॉल्यूशन की मिक्सचर की मोलैरिटी। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन है क्या कि 0.2 मोलर 100 ml ऑफ HCl सॉल्यूशन, फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, इज मिक्स्ड विद 0.1 मोलर 300 ml HCl सॉल्यूशन, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ न्यू मिक्सचर। भाई ये मत कर देना कि इसकी 0.2 है, इसकी 0.1 है, दोनों को ऐड कर दो, क्या दो 0.3 मोलर नए मिक्सचर की मोलैरिटी, ऐसा नहीं होगा। हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अभी डेरिवेशन भी बताया कि कैसे, फॉर्मूला याद भी ना हो तो ड्राइव कर सकते हो वहाँ से। तो फॉर्मूला अगर हमें याद है तो M3 इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। क्लियर? M1 गिवन है, M2 गिवन, V1 गिवन है, V2 गिवन है, सारी वैल्यूज पुट करोगे यहाँ से तो M3 की वैल्यू आ जाएगी 1/8 मोलर। क्लियर हुआ? अब इसके अंदर लास्ट टॉपिक रह गया मोलैरिटी ऑफ आयंस। तो आयंस की मोलैरिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो जो भी गिवन कंपाउंड है उसकी मोलैरिटी हमें इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। भाई जो भी कंपाउंड गिवन है उसकी मोलैरिटी निकाल लो, और उसके बाद जो भी कंपाउंड है जैसे H2SO4 है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की मोलैरिटी पूछे तो H2SO4 किस में डिसोसिएट होगा, H2SO4 2H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। तो ये यहाँ पे जो इसके ये कहला रहे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 1 है, ठीक है, इसका 1, इसका 2। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ये मतलब होता है कि सपोज अगर ये 1 मोल यहाँ पे रिक्वायर है, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करने वाले हैं, साथ में लिमिटिंग रिएजेंट
एक्सेस रिएजेंट। ये 2-3 टॉपिक रह गए हैं, तो वहाँ पे और इजीली समझ में आ जाएगा ये कैसे नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं। कि अगर इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, ठीक है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका 2, इसका 1, इट मीन्स जब ये 1 मोल डीकम्पोज होगा तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स बनेंगे हाइड्रोजन आयंस के, और 1 मोल सल्फेट का बनेगा। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर इसकी मोलैरिटी 1 मोलर हुई तो इसकी मोलैरिटी 2 मोलर हो जाएगी और इसकी मोलैरिटी 1 मोलर ही रहेगी इसके रेस्पेक्ट में। क्लियर है? तो अब देखो, सपोज मैं ये कह देता हूँ यहाँ पे कि 9.8 ग्राम H2SO4 डिजोल्व इन किसमें, सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि 2 लीटर सॉल्यूशन में। ठीक है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस की मोलैरिटी निकालनी है। तो अब क्या करोगे, देखो H2SO4 की पहले मोलैरिटी निकाल लो इजीली। तो मोलैरिटी ऑफ H2SO4 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम 2 लीटर में है, तो इसको कन्वर्ट करना नहीं है। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये आएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 0.05 मोलर। ये आ गया H2SO4 के लिए। अब H2SO4 का देखो, एक H2SO4 1 मोल डीकम्पोज होकर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो मोलैरिटी अगर इसकी 1 मोलर है तो इसकी 2 मोलर होगी। तो अगर इसकी मोलैरिटी 0.05 मोलर है तो इसकी मोलैरिटी क्या होगी, 2 इंटू 0.05। तो बस सिंपल सी बात ये है कि आयंस की मोलैरिटी के लिए क्या करोगे, इसको डीकम्पोज करके क्या आयंस बन रहे हैं उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है उससे मल्टीप्लाई कर दो, बस। क्लियर हुआ? तो इस तरह से मोलैरिटी ऑफ आयंस निकालेंगे। जैसे इसके बेस पे एक क्वेश्चन है कि Na2CO3, ठीक है, डीकम्पोज हो रहा है कि इसमें 2Na पॉजिटिव CO3 2 नेगेटिव में। अगर इसका 1 मोल है तो इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, इसका 1 ही मोल है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर? इट मीन्स अगर ये 1 मोलर है तो ये 2 मोलर और ये 1 मोलर। तो मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 क्या हो जाएगी, यहाँ से 1 मोलर, Na पॉजिटिव आयंस की 2 मोलर और कार्बोनेट आयन की 1 मोलर। क्वेश्चन ये था कि 53 ग्राम Na2CO3 डिजोल्व है इसमें 500 ml सॉल्यूशन में। तो मोलैरिटी निकालनी Na2CO3 की भी, Na आयंस की भी और कार्बोनेट आयंस की भी। तो Na आयंस इसके अंदर 2 मोल बन रहे थे, इसकी मोलैरिटी 2 मोलर। क्लियर हुआ? तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट था मोलैरिटी के ऊपर। अब यहाँ से छोटी छोटी टर्म्स रह गई है, मोलैलिटी, ठीक है, एंड नॉर्मेलिटी। उसके साथ में हम एक मोल फ्रैक्शन टॉपिक देख लेंगे, तो ये कवर अप होगा। उसके बाद टॉपिक रह जाएगा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और लिमिटिंग रीजेंट। तो ये होगा फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। क्लियर है? तो कोशिश होगी नेक्स्ट 2 या 3 वीडियोज़ में हम इस चैप्टर को फिनिश अप करें। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम।